हेलो दोस्तों, दौड़वाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास को शुरू करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि आपके मित्र भी द्रोणवाणी की नई नई वीडियो देख सकें। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम संविधान सभा बनने की पूरी प्रक्रिया देख चुके थे। अब जब संविधान सभा बन जाएगी तो संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। तो उसकी बैठकों के बारे में हम समझते हैं। संविधान सभा की बैठकें, तो स्टूडेंट, जो संविधान सभा बनी थी उसकी सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और स्टूडेंट, ये बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। स्टूडेंट, इस मीटिंग में स्थायी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। इस मीटिंग में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, अर्थात टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्टूडेंट, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया था? क्योंकि वो बुजुर्ग थे और अनुभवी थे, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। स्टूडेंट, जो पहली बैठक हुई थी, इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष के लिए किसी की सहमति नहीं बन पा रही थी, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। स्टूडेंट, इस मीटिंग के उपाध्यक्ष कौन थे, यानी कि पहली बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी पहली बैठक के उपाध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये बैठक हुई कहाँ थी? नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। और ये बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। तो जो सबसे पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? बैठक में भाग लेने वाले कुल सदस्य 207 थे। जी हाँ दोस्तों, इन 207 सदस्यों में 198 पुरुष थे और 9 महिलाएं थीं। स्टूडेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। इनमें से 198 पुरुष थे और 9 महिलाएं थीं। स्टूडेंट, महिलाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बात को आपको याद रखना है। कुल महिलाएं संविधान सभा में 15 चुन के आई थीं। इनमें से एक मुस्लिम महिला भी थी। लेकिन स्टूडेंट, पहली संविधान सभा की मीटिंग में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। स्टूडेंट, जैसा कि 389 कुल सदस्य थे संविधान सभा के, उनमें से सिर्फ 207 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट, मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का विरोध किया था। स्टूडेंट, मुस्लिम लीग ने विरोध इसलिए किया था क्योंकि संविधान सभा में 208 सीटें कांग्रेस जीत कर आई थी। तो कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आई थी, ये मुस्लिम लीग को अच्छा नहीं लगा था। और मुस्लिम लीग को लगा कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के ज्यादा सदस्य जीत कर आए हैं, तो संविधान में ज्यादातर वही विचारधारा वाली चीजें होंगी जो कांग्रेस की विचारधारा थी। इसलिए स्टूडेंट, मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का विरोध किया था। और मुस्लिम लीग के साथ साथ देसी रियासतें थीं, उन देसी रियासतों में से कई प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। इसलिए स्टूडेंट, कुल 207 सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया था। स्टूडेंट, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 2 दिन के बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। ये भी स्टूडेंट नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में ही हुई थी। और इस बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और वो दूसरी मीटिंग में बने थे। और स्टूडेंट, इसी दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार भी चुने गए थे। तो संवैधानिक सलाहकार किन्हें बनाया गया था? संवैधानिक सलाहकार VN राव। स्टूडेंट, इनका पूरा नाम वेनेगल नरसिंह राव। ये एक ICS अधिकारी थे। तो VN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था दूसरी बैठक में। स्टूडेंट, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो VN राव थे, वेनेगल नरसिंह राव, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये एक अधिकारी थे, ICS अधिकारी। ये स्टूडेंट अधिकारी थे, इसलिए इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट समझते हैं। तीसरी मीटिंग जो हुई थी संविधान सभा की, वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्टूडेंट, जस्ट मीटिंग में 2-2 दिन का गैप है, अच्छे से याद रखना है। पहली मीटिंग 9 को, दूसरी मीटिंग 11 को, तीसरी मीटिंग 13 को। तो जैसा कि स्टूडेंट दूसरी मीटिंग में ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे राजेंद्र प्रसाद, तो अब ये हर एक मीटिंग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही रहेंगे। स्टूडेंट, जो तीसरी मीटिंग थी, तीसरी बैठक थी, इस बैठक में JL नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्रवाई शुरू हुई। स्टूडेंट, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? तो जैसा कि हम संविधान बनाने जा रहे हैं, उस संविधान का क्या उद्देश्य रहेगा?
तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। ये प्रस्ताव स्टूडेंट 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वो कब पास हुआ था? तो स्टूडेंट 13 दिसंबर को पास नहीं हुआ था। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। इसमें JL नेहरू ने संविधान का क्या उद्देश्य रहेगा ये एक तरीके का परफॉर्मा बनाया था। तो जैसा कि स्टूडेंट उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ 22 जनवरी 1947 को और उसके बाद में संविधान सभा संविधान का निर्माण करने लगी। स्टूडेंट संविधान सभा से कुछ बेसिक फैक्ट बनते हैं, उसको समझते हैं जो नोट में लिखे हुए हैं। नोट में समझते हैं संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी, क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट संविधान सभा की सबसे पहली बार मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और ये कब की थी? तो ये 1895 में की थी। और स्टूडेंट किसके माध्यम से की थी? तो एक स्वराज पत्रिका बाल गंगाधर तिलक निकालते थे, उस स्वराज पत्रिका के माध्यम से 1895 में पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन बनता है गांधी जी ने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से 1922 में संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की गई? तो स्टूडेंट M.N. रॉय ने 1934 में संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग रखी। जी हाँ दोस्तों, M.N. रॉय का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय था और ये कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। तो स्टूडेंट इससे पहले बाल गंगाधर तिलक ने और महात्मा गांधी जी ने जो मांग रखी थी वो क्या औपचारिक नहीं थी? तो स्टूडेंट आपको बता दें वो औपचारिक मांग नहीं थी, वो अनौपचारिक थी। स्टूडेंट वो व्यक्तिगत मांग थी। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग रखी थी स्वराज पत्रिका के माध्यम से, तो वो मांग उनकी व्यक्तिगत थी। इसके बाद स्टूडेंट 1922 में यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने संविधान सभा की मांग रखी थी, वो भी उनकी व्यक्तिगत थी। औपचारिक मांग से मतलब स्टूडेंट यहाँ पर यह है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि जो भारतीय बड़े बड़े लीडर थे उनकी सबकी राय से सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई थी? तो 1934 में की गई थी और उस समय इसकी मांग M.N. रॉय ने रखी थी, जिनको मानवेंद्र नाथ रॉय कहते थे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बनते हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है कि औपचारिक मांग कब की गई थी, किसने की थी, गांधी जी ने मांग कब की थी, सबसे पहली बार मांग किसने की थी। तो जैसा कि स्टूडेंट हमारी संविधान सभा बन गई और संविधान बनने भी लगा है, अब स्टूडेंट क्या होगा कि कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनाई जाएंगी। तो स्टूडेंट जो संविधान सभा बनी थी उसी संविधान सभा में कुछ विशेष कार्य करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। जो समितियां इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चन भी बनता है, हमें एक एक करके अच्छे से समझना है। संघीय संविधान समिति बनी थी एक, जिसके अध्यक्ष P.T. नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति बनी थी एक, जिसके अध्यक्ष S.B. पटेल थे। एक स्टूडेंट मूल अधिकार समिति बनी थी, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष S.B. पटेल थे। मौलिक अधिकार संबंधी एक उप समिति भी थी, जिसके J.B. कृपलानी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति थी एक, इसके अध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति, इसको स्टूडेंट पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट इन सभी समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति है, इसको हम आगे अच्छे से पढ़े। तो स्टूडेंट संविधान सभा ने अपने ही सदस्यों में से कुछ सदस्यों को मिला के कुछ समितियां बनाई थी जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं। यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट समितियां बनी थी, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसको अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट प्रारूप समिति को हम पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। देश आजाद हो जाने के बाद V.N. राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, जिसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, बनाई गई। तो जैसा कि स्टूडेंट 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हो गया था और आजाद हो जाने के बाद में V.N. राव द्वारा संविधान का परफॉर्मा तैयार किया गया, अर्थात प्रारूप तैयार किया गया। और इस प्रारूप को जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारूप समिति का कार्य क्या था। तो प्रारूप समिति का कार्य प्रारूप बनाना बिल्कुल भी नहीं था। जो V.N. राव थे, वेनेगल नरसिंह राव थे, ये संविधान का प्रारूप तैयार करते थे और जो V.N. राव द्वारा प्रारूप तैयार किया जाता था उस प्रारूप को जस्टिफाई करना, उस प्रारूप पर विचार करना
प्रारूप समिति का कार्य होता था। तो स्टूडेंट जो प्रारूप समिति थी वो 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। इस प्रारूप समिति में स्टूडेंट कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एक अध्यक्ष थे, बाकी 6 सदस्य थे। तो स्टूडेंट जो एक अध्यक्ष 6 सदस्य थे, इनको हम अच्छे से समझते हैं। नंबर 1 अंबेडकर जी। अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। स्टूडेंट अंबेडकर जी की 2 पुस्तक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम समझते हैं। हिंदू धर्म की पहेलियां, पाकिस्तान पर विचार, ये दोनों पुस्तक अंबेडकर जी की हैं। नंबर 2 गोपाला स्वामी अयंगर, ये सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी सदस्य थे। के.एम. मुंशी, इनका स्टूडेंट पूरा नाम कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी था, ये भी सदस्य थे। और स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सभी 7 सदस्यों में पूर्ण रूप से कांग्रेसी कौन सा सदस्य था? तो पूर्ण रूप से कांग्रेसी के.एम. मुंशी थे। नंबर 5 मोहम्मद सादुल्ला, ये स्टूडेंट मुस्लिम लीग से थे और ये भी सदस्य थे। माधवराव, ये भी सदस्य थे। टी कृष्णामाचारी, ये भी सदस्य थे। तो स्टूडेंट जो प्रारूप समिति शुरुआत में बनी थी, उस शुरुआत में 7वें सदस्य के रूप में डी.पी. खेतान थे। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद में टी कृष्णामाचारी सदस्य बनते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट एक अध्यक्ष हैं, बाकी 6 सदस्य हैं, इन सभी 6 सदस्यों में एक सदस्य मुस्लिम लीग के हैं, मोहम्मद सादुल्ला, और बाकी के 5 जो सदस्य हैं वो भी 5 सदस्य कांग्रेस के ही हैं। और अंबेडकर जी जो अध्यक्ष थे, ये भी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर ही जीत कर गए थे संविधान सभा में। फिर स्टूडेंट ये क्यों बताया गया है कि के.एम. मुंशी पूर्ण रूप से कांग्रेसी थे? जी हाँ दोस्तों, जो के.एम. मुंशी थे वो पूर्ण रूप से कांग्रेसी थे। बाकी के जो 6 सदस्य थे वो कांग्रेसी तो थे, लेकिन पूर्ण रूप से कांग्रेसी नहीं थे। वो बाद में आके कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। शुरुआत से ही पूर्ण रूप से कांग्रेसी के.एम. मुंशी थे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारूप समिति में 7 सदस्यों में से पूर्ण रूप से कांग्रेसी सदस्य कौन से थे? तो के.एम. मुंशी पूर्ण रूप से कांग्रेसी सदस्य थे। तो स्टूडेंट प्रारूप समिति को आप अच्छे समझ गए होंगे। प्रारूप समिति का कार्य क्या था, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। नेक्स्ट स्टूडेंट अंतरिम सरकार को समझते हैं, जिसको स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 1946 में भी अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, और स्वतंत्रता से पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसे हम अंतरिम मंत्रिमंडल कहते हैं, और जो स्वतंत्रता के बाद में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। तो स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, अंतरिम मंत्रिमंडल और अंतरिम सरकार में क्या अंतर है। स्वतंत्रता से पहले जो मंत्रिमंडल बना था उसे अंतरिम मंत्रिमंडल कहा गया था, और स्वतंत्रता के बाद में जो मंत्रिमंडल बना था उसे अंतरिम सरकार या स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल कहा गया था। तो जैसा कि स्टूडेंट अंतरिम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष सी राजगोपालाचारी थे। स्टूडेंट सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, और इसमें पीएम पोस्ट बनाई गई थी। तो जैसा कि स्टूडेंट अंतरिम मंत्रिमंडल में पीएम पोस्ट नहीं थी, जो जे.एल. नेहरू थे वो उपाध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष के साथ साथ विदेश मंत्री थे। यहाँ पर स्टूडेंट जो अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार में जे.एल. नेहरू को प्रधानमंत्री भी बनाया गया था और विदेश मंत्री बनाया गया था। स्टूडेंट अंतरिम सरकार के अध्यक्ष सी राजगोपालाचारी थे, और स्टूडेंट जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। अबुल कलाम आजाद थे, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्हें गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले का मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम जी को श्रम मंत्री बनाया गया था। सी.एच. भाभा को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री बनाया गया था। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, अंतरिम सरकार में कौन सी महिला मंत्री बनी थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। या स्टूडेंट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी, और इनके पास कौन सा मंत्रालय था? स्वास्थ्य मंत्रालय था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे। स्टूडेंट यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो षणमुगम शेट्टी ही वित्त मंत्री थे। एन.बी. गॉडगिल खदान एवं ऊर्जा मंत्री थे। जॉन मथाई रेलवे मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने जो हरे कलर में बनाया है, वो हरे कलर में स्टूडेंट बनाया है अंतरिम सरकार में और अंतरिम मंत्रिमंडल में जिनके पास सेम विभाग थे उनको हमने हरे में बनाया है, और जिनके विभाग चेंज हो गए हैं उनको हमने रेड कलर में दिखाया है। तो स्टूडेंट आप अच्छे समझ गए होंगे। स्टूडेंट अंतरिम मंत्रिमंडल और अंतरिम सरकार में कौन व्यक्ति थे और उनके पास कौन से विभाग थे, एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, और देश के 2 हिस्से हो गए, एक पाकिस्तान राष्ट्र बना, एक हिंदुस्तान राष्ट्र बना। एक तरफ हमारी संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, दूसरी तरफ
अंतरिम मंत्रिमंडल भी बना था और स्वतंत्रता के बाद में अंतरिम सरकार भी बनी। तो जैसा कि स्टूडेंट हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी से पहले जो संविधान सभा बनाई गई थी वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की संयुक्त थी, क्योंकि पहले तो ये नहीं क्लियर था कि देश का बंटवारा होगा। तो स्टूडेंट जैसे कि संविधान सभा संयुक्त बनी थी, देश के बंटवारे के बाद में संविधान सभा का भी बंटवारा हुआ। तो स्टूडेंट जब संविधान सभा का बंटवारा हुआ तो भारत की संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। तो स्टूडेंट उस पुनर्गठन को समझते हैं। संविधान सभा का पुनर्गठन, देश आजाद हो जाने के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। स्टूडेंट संविधान सभा का बंटवारा 22 जुलाई 1947 को ही हो गया था, लेकिन पुनर्गठन संविधान सभा का 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था, क्योंकि आजादी के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। तो दोनों राष्ट्रों की अलग अलग संविधान सभा बनी। भारत की संविधान सभा में 299 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। तो जैसे कि स्टूडेंट देश का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। जब देश का बंटवारा हो गया उस समय स्टूडेंट भारत के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 निश्चित की गई। तो स्टूडेंट 299 सदस्यों में से 229 ब्रिटिश प्रांत एवं कमिश्नरी क्षेत्रों से आए थे और 70 सदस्य देसी रियासतों से आए थे। तो जैसा कि स्टूडेंट संविधान सभा में शुरुआत में 389 सदस्य संख्या निश्चित की गई थी और उस समय 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे और बाकी के 93 सदस्य देसी रियासतों से आए थे। और जब देश का बंटवारा हुआ, भारत के हिस्सा में 299 सदस्य आए। उन 299 में से 229 ब्रिटिश प्रांतों और कमिश्नरी क्षेत्रों से आए और 70 सदस्य देसी रियासतों से आए। संयुक्त संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कौन कितने कहां से आए थे, उसके बाद में जब देश का बंटवारा हो जाता है और संविधान सभा का पुनर्गठन होता है, उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी और ब्रिटिश प्रांतों से कितनी आई थी और देसी रियासतों से कितनी आई। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से याद रखना है। तो जैसा कि स्टूडेंट देश के बंटवारे के बाद में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जो देश को चला रही थी, और 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। और संविधान सभा का पुनर्गठन करने के बाद में और उन 299 सदस्यों ने संविधान सभा का निर्माण किया। तो स्टूडेंट संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो संविधान की बेसिक फैक्ट बनते हैं, उसको समझते हैं। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। तो संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई थी। तो स्टूडेंट 12 बैठकों को 11+1 के रूप में लिखा है। 11+1 के रूप में क्यों लिखा है? क्योंकि स्टूडेंट संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, अगर उस बैठक को भी इंक्लूड करते हैं तो कुल 12 बैठकें हुई थी। वैसे अगर नॉर्मल पूछा जाए कि संविधान कितनी बैठकों में बना था तो 11 बैठकों में बना था। अगर अंतिम बैठक को भी जोड़ लेते हैं तो संविधान सभा की कुल 12 बैठकें होती हैं। तो संविधान सभा की कुल 11+1 बैठकें हुई, जिसमें 12वीं अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान को 26 नवंबर 1949 तक बना लिया था। संविधान था 26 नवंबर 1949 तक बना लिया था और जिस दिन संविधान बन गया था उसी दिन संविधान को, और जिस दिन संविधान बन गया था उसी दिन संविधान को अंगीकृत, स्वीकृत, पारित, आंशिक लागू किया गया। तो स्टूडेंट ये सारे शब्द हमने क्यों लिखे हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाता है, अच्छे से समझना है। जैसे स्टूडेंट हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो जिस दिन तैयार हुआ था उसी दिन संविधान को अपनाया गया था, उसी दिन अंगीकृत किया गया था। यानी कि जो संविधान बना है उसको अपना अंग बना लिया है, उसी को हमने स्वीकार कर लिया है, उसको हमने पारित कर लिया है। और आंशिक लागू का मतलब यह है कि स्टूडेंट जो संविधान बना था उनमें से कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे, अर्थात कुछ संविधान लागू किया गया था, पूरा संविधान लागू नहीं किया गया था। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। कब स्वीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। कब पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और आंशिक लागू कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन मात्र 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, इसलिए स्टूडेंट कहा गया है आंशिक लागू किया गया संविधान। स्टूडेंट संविधान पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था उसको समझते हैं। पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो स्टूडेंट एक शब्द सिर्फ आए कि संविधान लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकृत कब किया गया था, स्वीकृत कब किया गया था, पारित कब किया गया था और आंशिक लागू कब किया गया था, तो स्टूडेंट 26 नवंबर 1949 को ही टिक करना है। तो स्टूडेंट जब हम आजाद 15 अगस्त 1947 को हुए, तब से हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मना रहे हैं। जब हम आजाद नहीं थे उस समय स्टूडेंट हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते थे। और स्टूडेंट स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को हम 26 जनवरी 1930 से मनाते आ रहे थे।
तो स्टूडेंट, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था तो पूर्ण रूप से संविधान लागू क्यों नहीं किया गया? 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया? क्योंकि स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, इसलिए यह कहा गया कि 26 जनवरी आने वाली है, उस समय हम अपने संविधान को लागू करेंगे, उस दिन भी हम अपना एक फेस्टिवल रखें, और इसलिए ये संविधान को 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तभी से स्टूडेंट 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 1947 से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माण प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक चली। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, संविधान कुल कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। वर्तमान संविधान में 22 भाग, स्टूडेंट कोष्टक में 25 भाग भी लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि भाग तो 22 अभी भी हैं, लेकिन उनके उपखंडों को जब जोड़ लेते हैं, जैसे 9 का, 9 खा, उपखंडों को जब जोड़ लेते हैं तो कुल 25 भाग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि ऑप्शन में दिया हो उस तरीके से हमें टिक करना है। अगर भाग पूछे तो अगर 22 भाग हैं तो 22 को टिक करना है, 22 नहीं है, 25 भाग हैं तो 25 को टिक करना है। तो मूल रूप से देखा जाए काउंटिंग वाइज तो 22 भाग ही हैं, और जब सब खंडों को जोड़ लेते हैं तो 25 भाग हो जाते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट, जो अनुच्छेद हैं वो 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, लेकिन उनके सब खंडों को जोड़ लेते हैं तो 448 अनुच्छेद हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अनुसूचियां हैं वो जरूर चेंज हो गई हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो स्टूडेंट, जो अनुसूचियां हैं वो नंबर वाइज चेंज हो गई हैं। पहले 8 थी, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 4 अनुसूचियां और बढ़ी हैं। बाकी स्टूडेंट, जो भाग और अनुच्छेद हैं इनमें जो नंबर वाइज है, इनमें जो काउंटिंग वाइज है, काउंटिंग स्टूडेंट नहीं बढ़ा है। जब हम सब खंडों को जोड़ते हैं तो 25 भाग हो जाते हैं और 448 अनुच्छेद हो जाते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो स्टूडेंट, जैसा कि संविधान सभा में स्टूडेंट 299 सदस्य थे, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, कुछ सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। सर्वप्रथम हस्ताक्षर पीटी नेहरू ने किए थे और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? पीटी नेहरू ने किए थे। और सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद ने किए। और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। जी हाँ दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और उस अंतिम बैठक में सबसे पहले हस्ताक्षर जेएल नेहरू ने किए थे और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तो स्टूडेंट, ये चुना शब्द हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं? तो जैसा कि स्टूडेंट, राष्ट्रपति को कौन चुनता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। उस समय तो ये थे नहीं, तो हमने चुना शब्द का प्रयोग क्यों किया, मनोनीत शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो स्टूडेंट, आपको हम बता दें, जो हमारी संविधान सभा थी वो संविधान सभा के साथ साथ संसद का भी कार्य कर रही थी, और संसद का कार्य कर रही थी इसलिए बाकायदा राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन भी करवाया था। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी संविधान सभा के सदस्यों ने एज ए संसद सदस्य के रूप में वोटिंग नहीं की थी, इसलिए स्टूडेंट चुना शब्द का अर्थात वोटिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। और स्टूडेंट, आपको एक बात और बता दूं, तो जैसा कि संविधान में संशोधन कौन करता है? संविधान में संशोधन संसद करता है, और हमारे संसद में लोकसभा, राज्यसभा 1952 में अस्तित्व में आई थी, और हमारे संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तो स्टूडेंट, ये कैसे हो गया? तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया था, संविधान सभा एज ए संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी, तो हमारा पहला संविधान संशोधन हमारी संविधान सभा ने किया था। और संविधान सभा ने स्टूडेंट इसलिए किया था क्योंकि संविधान सभा के साथ साथ संसद का भी कार्य करती थी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान भी अपनाया गया था। स्टूडेंट, नोट में बताया गया है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया था। तो स्टूडेंट, जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज, वो हमने आजादी से पहले ही अपना लिया था। संविधान से जुड़े हुए कुछ स्टूडेंट बेसिक फैक्ट हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। संविधान को अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसमें 251 पेज थे। स्टूडेंट, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान जो लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था, तो अंग्रेजी में लिखा गया था। और हमारे संविधान में कितने पेज थे? तो 251 पेज थे। कितना खर्चा आया था? तो 63,96,729 रुपए का खर्चा आया था। संविधान की हस्तलिपि, जी हाँ दोस्तों, अर्थात संविधान को हाथ से किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे, बिहार के थे।
इन्होंने संविधान को हाथों से लिखा था। और स्टूडेंट कितने दिन में लिख दिया था हाथों से? तो स्टूडेंट 6 महीने में संविधान को हाथों से लिख दिया था। स्टूडेंट जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे JL नेहरू, उन्होंने जब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से पूछा आप संविधान को जब हाथ से लिखेंगे तो कितने पैसे लेंगे, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहा था कि हम पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन जो हस्तलिखित संविधान होगा उसके प्रत्येक पेज पर हम अपने दादाजी का नाम लिखेंगे। जिन्होंने हस्तलिखित संविधान के प्रत्येक पेज पर अपने दादा रामदास का नाम डाला। संविधान का हिंदी संस्करण वसंत कृष्ण वैद ने किया था। स्टूडेंट नेक्स्ट नोट में कुछ बताया गया, उसको समझते हैं। संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था? लॉर्ड साइमन ने कहा था। एक जातीय संस्था, स्टूडेंट संविधान सभा को एक जातीय संस्था किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, जो 1945 से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी से, उन्होंने संविधान सभा को एक जातीय संस्था कहा था। एक जातीय संस्था इसलिए कहा था क्योंकि स्टूडेंट हमारी संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के ज्यादा सदस्य जीत कर आए थे, इसलिए एक जातीय संस्था कहा था। और लॉर्ड साइमन ने हिंदुओं की संस्था क्यों कहा था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ज्यादा सदस्य जीत के आए थे, इसलिए लॉर्ड साइमन ने हिंदुओं की संस्था कहा था। अंबेडकर जी को संविधान का जनक एवं जननी किसने कहा था? तो KV रॉय ने कहा था। आई होप स्टूडेंट संविधान सभा की बैठकें, अंतरिम सरकार और संविधान से जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।